नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़क्का फैसला सुनाया है। इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्वस रहे हैं, उनकी कौमी असम्बली की नशिस्त को खाली करार दिया जाता है। इनके कहने के मुताबिक, इनकी मनपसंदी के मुताबिक फैसला नहीं करता तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते। इसका मतलब ये सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? मैं आज आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आप सबको निकलना पड़ेगा। कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, अगर आपकी अपनी पसंद का फैसला ना आए तो सियासतदान मुल्क को ही नहीं चलने देते, मानते नहीं हैं, एहतजाज करने की बात करते हैं, डिनाई करते हैं उस फैसले को। क्या कोई मुल्क ऐसे चल सकता है? ये खान साहब सवाल कर रहे हैं कुछ अर्सा पहले, और बहुत कैटेगोरिकली डिफरेंट इंटरव्यूज़ के अंदर वो 62-63 को ना सिर्फ डिफेंड कर चुके हैं बल्कि कह चुके हैं कि बहुत ज़रूरी शिक है आइन की। 62-63 के खिलाफ जो फैसले होते हैं उनको कबूल किया जाना चाहिए, और यहाँ तक भी कह चुके हैं कि आप मुझ पर भी अप्लाई करें, और अगर कहीं पर ऐसा हो कि मैं इस पर पूरा उतरूं और ये मुझ पर अप्लाई होती हो तो आप मुझ पर भी लगाएं, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन इस मुल्क में एहतसाब होना चाहिए। अब जब बात खुद पर आई और सदाकत, तमानत और वो जो सारे बुत थे वो देखा कि पाश हो गए इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद, तो अब खान साहब की तरफ से एहतजाज की बात की जा रही है, सड़कों पर निकलने की बात की जा रही है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं इमरान खान हमारी रेड लाइन है, वो अगर क्रॉस होगी तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लॉन्ग मार्च की जहां तक बात है उसको लेकर एक अभाम है, अब वो क्यों कॉल नहीं दी उसके ऊपर भी एक डिस्कशन और एक कंफ्यूजन है, लेकिन बात यही की जा रही है कि इस फैसले की वजह से क्योंकि इमरान खान को नाअहल करार दिया गया है, हम लॉन्ग मार्च प्लान्ड है वो करेंगे, और उसके अंदर एहतजाज का जो अब बुनियादी नुक्ता है वो यही होगा क्योंकि हमें इस तरह का कोई फैसला कबूल नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस फैसले के खिलाफ अपील भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके गई है, फौरी समाअत की इस्तदा भी वहां पर की, लेकिन उसको मुस्तरद कर दिया गया ये कहकर कि ये कोई ऐसा इमरजेंसी का मामला नहीं है जिसको फौरी देखने की जरूरत है, और इस केस को अब समाअत के लिए पीर के लिए मुकर्रर किया गया। तो बात करेंगे आज के प्रोग्राम में ये जो सारा सिनेरियो डेवलप हुआ है तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान साहब की नाअहली वाला, उसकी एक तो थोड़ी सी कुछ लीगल एस्पेक्ट्स और साइड्स हैं, उन पर भी मैं कोशिश करूंगी आज के प्रोग्राम में बात करें। इसका सियासी इंपैक्ट क्या होगा इस पर भी कोशिश करेंगे कि आज की नशिस्त में बात करें, और इसकी वजह से जिस एहतजाज की, जिस प्रोटेस्ट की बात की जा रही है उसका क्या इंपैक्ट होगा इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। मेहमान शख्सियत का तारुफ करवा के गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में सीनियर कानूनदान हैं जहांगीर खान जदून साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन हमारे साथ मौजूद है लाहौर स्टूडियो से, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाल चंद मलही साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं मलही साहब अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं, मैं लीगल भी कुछ चीजें हैं जिनको पूछूंगी, लेकिन सर सबसे पहले खान साहब एक ऐसे सियासी लीडर, मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अदालतों का हम एहतराम करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं, 62-63 मुझ पर भी अगर अप्लाई होता है तो लगा दें, लेकिन ये बहुत अच्छे क्लॉजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। आज सर अप्लाई हो गया तो मानने को तैयार नहीं है, कहते हैं कि ये साजिश है। देखिए, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया है। खान साहब पहले भी कहते थे और आज भी वही कहते हैं, उनके कहने में कोई फर्क नहीं आया है। जहां तक जो फैसला आया है कल इलेक्शन कमीशन ने दिया है, आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन मुतसिब है। इलेक्शन कमीशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो उस पर एतमाद नहीं करती और उसका बरमला इजहार कर चुकी है। ये 19 सितंबर को फैसला महफूज किया गया था, एक माह बाद तकरीबन उस फैसले को अनाउंस किया गया, और उस पर भी एक मेंबर की दस्तखत नहीं है। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि ये उनका डिस्क्रिशन, जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती कि 63 ए के एफ के तहत ये फैसला करें, मगर उसके बावजूद जो है उन्होंने ये फैसला किया है। एक मेंबर मौजूद नहीं थे, उजलत में फैसला किया है, उसका यह गैर कानूनी है। और आप देखें कि जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, वो भी बहुत क्लियर है कि इलेक्शन ये जो 63(1) के तहत आपको देखें एक मुतअद्दिद फैसले आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के जो इलेक्शन कमीशन है वो कोर्ट नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने इटसेल्फ जो है वो कोर्ट की ले ली है अपना
पोजीशन ले ली है या उसका ऊपर आपने खुद को कोड अस्यूम करना शुरू कर दिया है और फैसले करना शुरू किया है। हम समझते हैं कि ये फैसला जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो पॉलिटिकल बुनियादों पे दिया गया है। ये बुग्स पे और डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पे दिया गया है, अंडर प्रेशर दिया गया है। मलिक साहब, खान साहब कहते हैं नाअहली अगर हो जाए किसी की तो वो तभी होती है जब कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है। ये उन्होंने खुद बहुत दफा अपनी गुफ्तगू के अंदर कहा है कि इस तरह तो कोई किसी को नाअहल नहीं कर सकता। आज वो खुद नाअहल हुए तो आप लोग कभी एक इदारे को मुतासिब कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि सियासी बुनियादों पर फैसला दिया गया। आपको नहीं लगता कि इदारों की टारगेटिंग इस तरीके से इसको बंद होना चाहिए? देखिए, वो तो इदारों को भी सोचना पड़ेगा ना। आप मुझे बताएं कौन सा इदारा चल सकता है इस मुल्क में जिसके साथ पाकिस्तान की कौम ना हो। मैं दावा करता हूं कोई भी इदारा ले ले, अगर पाकिस्तान की अवाम उनके साथ खड़ी नहीं होगी तो उन इदारों की भी कोई वक़्त नहीं होगी। आप मिसाल ले ले, इमरान खान को अगर डिसलॉज किया गया गवर्नमेंट का एक साजिश के जरिए, तो आपने देखा कि पाकिस्तान की कौम तो इमरान खान के साथ खड़ी हो गई। पंजाब में बाई इलेक्शंस हुए तब भी सर आपने अपने सवाल को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। अवाम सियासी रहनुमाओं के पीछे खड़े होते हैं, वो चाहे आप कहें खान साहब के पीछे है, जिसके भी पीछे, इदारों के पीछे अवाम नहीं होते ना, होने चाहिए सर। इदारों को अपने असूलों पर, अपने कवानीन पर फैसले करने होते हैं। देखें, आप गलत हैं। इसी तरह का फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आया था, आपने देखा वो रोडों पे घूमते गए। और उन्होंने, आपको याद होगा जब उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था तो रावलपिंडी में उनको अपनी पूरी जो पार्टी थी उनको सस्पेंड करना पड़ा था क्योंकि लोग जमा नहीं हुए थे। आप ना सिर्फ देखें चले एहतजाज के ऊपर लोग जमा हुए थे, नहीं हुए थे। एक मिनट मुझे कंप्लीट कर देना ना। इनके साथ आवाम खड़ी नहीं हुई थी, इमरान खान के साथ आवाम उस दिन भी खड़ी थी, पंजाब के बाई इलेक्शंस में खड़ी थी, और नेशनल असेंबली के जो भी ताजा इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद ये मौजूदा हुकूमत बौखला गई है। उनको पता है कि वो कुछ नहीं कर सकते और इमरान खान को आउट नहीं कर सकते। चले माली साहब, मैं जरा जदून साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। कल अवाम कितना खड़े हुए इस पर बात करूंगी आपसे, आपकी जानिब दोबारा आते हैं जदून साहब। सर बहुत सारी बातें, लेकिन कुछ लीगल कंफ्यूजन्स जो हैं वो क्रिएट करने की कल से कोशिश की जा रही है। पहला सवाल सर आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मिशन के पास इख्तियार है किसी को डिसीट करने का? क्योंकि पहला कमेंट जो पीटीआई के रहनुमाओं का आया वो ये कि ये तो ये कर ही नहीं सकते। नहीं, देखिए अब ये तो जजमेंट आ चुकी है ना, इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो रिस्ट्रिक्शन एक्सरसाइज की है तो उसके बाद ही तो उनको डिस्क्वालीफाई किया। ये एक क्वेश्चन था, जो ओपिनियन उन्होंने, क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? कोई ऐसी और कोई बॉडी बता देना, कोई लीगल एक्सपर्ट बता दे कि जब स्पीकर को रेफरेंस भेजेगा तो किसका, स्पीकर कोर्ट को भेजेगा, सिविल कोर्ट को या हाई कोर्ट को भेजेगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, उसमें फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि आप स्पीकर के रेफरेंस पे किसी को डी-सीट कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। वो कहते हैं लीगली इन दोनों चीजों में फर्क है। नहीं देखें, अब डिस्क्वालीफाई तो ये तो एक डिबेट है ना कि आप डी-सीट का मतलब है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू होल्ड द पोजीशन, ठीक है, ड्यू टू सर्टन रीजन के जितनी में इलेक्शन एक्ट के तहत आपने कोई करप्ट प्रैक्टिस। अब ये केस लेके गए हाई कोर्ट, देखेगी इसको, लेकिन ये बात बिल्कुल किसी चीज़ पे नहीं उतरती कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन देखा एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, उसके जो आर्टिकल 218 है, सब आर्टिकल 3, उसमें लिखा है कि करप्ट प्रैक्टिस को कौन गार्ड करेगा? Who will make sure that there should be no corrupt practices? That is a constitutional duty of the election commission. इलेक्शन कमीशन ही कैसा दायरा है, आनी दायरा है, इसको पार्लियामेंट ने इख्तियार दिया हुआ है। और उसके अंदर ये भी है कि कोई इतना इसके पास आनी इख्तियार है कि कोई इसका इख्तियार अब पार्लियामेंट दोबारा वापस ले नहीं सकती। अगर एक दफ़ा आप इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे चुके हैं इलेक्शन को होल्ड करने के लिए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, वो वाले इख्तियार पार्लियामेंट भी वापस नहीं ले सकती इलेक्शन कमीशन से। हाँ सर, एज अ वेरी सीनियर लीगल एक्सपर्ट आपने फैसला देखा है। अगेन एक जाहिर है एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनकी जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि कमजोर फैसला है, ये स्टैंड नहीं करेगा। ये देखें, ये तो मेरी भी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है कि ये अगर इलेक्शन कमीशन देखें जो उन्होंने रेफरेंस दिया था कि 62(1)(f) पे इनको डिस्क्वालीफाई कर, अगर ये कर दे तो बिल्कुल फैसला बिल्कुल कमजोर था। 62(1)(f) तो आप कह रहे हैं कि वो जो 63(1)(p) है, इन्होंने क्वेश्चन फॉर्म किया है स्पीकर ने कि जी यही चीज़ें हैं। अब उन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया कि वाकई जी क्वेश्चन बनता है, उन्होंने ओपिनियन दी है, ओपिनियन फॉर्म की है कि ये डिस्क्वालीफाई। अब आप कोर्ट देखेगी आगे जाके, इन्होंने कोर्ट को रेफर किया केस अंडर सेक्शन 190 सब क्लास 2, वो अब जो सेशन जज है वो देखेगा कि करप्ट प्रैक्टिस जो है इसमें इसको सजा देनी चाहिए, एविडेंस देगा इन्होंने जो कंसीलमेंट किया है वो क्या किया नहीं किया। अब इनके ऑब्जेक्शन की बात तो नहीं, जो पार्टी भी किसी कोर्ट के अंदर जाती है या इलेक्शन कमीशन के, वो जाके अपना थोड़ा ही कन्फेशन करती है कि मैंने काम किया। वो तो कहते हैं जी आपकी जुरिसडिक्शन नहीं है, आपका इख्तियार नहीं है, बेंच का ये है, बेंच का वो, इनका राइट होता है प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लेना। अब उन्होंने तो फैसला करना है ना। आप मुझे कोई लीगल एक्सपर्ट बता देने का क्वेश्चन, अब जो सुप्रीम कोर्ट है या फैसल वाडा के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप डिसाइड। इलेक्शन कमीशन का मतलब क्या है? अगर कोई ऐसी चीज़ जो इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए या किसी आदमी ने कोई कंसीलमेंट की है, वो इलेक्ट हो गया है,
वो इलेक्ट नहीं रह सकता, तो इसका फैसला तो इलेक्शन कमीशन के बगैर कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे PMLN के सीनियर रहनुमा फॉर्मर गवर्नर है सिंध के मोहम्मद जुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर, जब 62-63 का इतलाक और लोगों पर हो रहा था तो खान साहब बरमला टेलीविजन पर आते थे, कहते थे कि जिस जिस पर लगता है, मुझ पर भी लगता है तो इसको लगा दें, लेकिन इस मुल्क में एहतसाब करें। आज खुद पर लग गया है तो हर इदारे का नाम लेके कह रहे हैं कि ये सब मुतासिब है, और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि साजिशें जो हमारे खिलाफ हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। क्या कहेंगे? मेरा ख्याल इमरान खान क्या कहना चाहते हैं वो तो वही बात करेंगे जिससे उनके सियासी मफाद हैं, उनके लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए। वो ये तो नहीं कह सकते, एक्सेप्ट कर सकते कि जी हाँ बिल्कुल सही इतलाक हुआ है और मुझे नाअहल सही किया गया है। तो वो इसको पॉलिटिकल जो भी अपना नैरेटिव बिल्टअप यहाँ से करेंगे का जो उन्होंने 9 अप्रैल से शुरू किया था, जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था कि जी ये बयानिया के जी ये साजिश के वजह से उनको हटाया गया, जिसमें गैर मुल्की शामिल थे, यहाँ के लोग भी शामिल थे और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन शामिल थे, और जाहिर है शरीफ और सरदारी तो थे ही शामिल इसमें सारे। तो इसको आगे लेके जाएंगे कि जी ये देखें पिछले 6 महीने से मुझे कोर्ट कचहरी में बार बार बुलाते थे और इनको एक ही मौका मिल गया इलेक्शन कमीशन का। तो वो तो इमरान खान विल से व्हाट ही थिंक्स कि उनका पॉलिटिकल कैरियर इसकी वजह से और ज्यादा आगे कैसे जाता है। अब जाहिर सी बात है उनकी एक जरूर इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है पूरे PTI के लिए कि जब आप दूसरों पर उंगली उठाते थे, चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू की सियासत, तो आज अपने आप को भी दिफा करना है। और मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल गिला शिकवा कर सकती है कि ये क्लॉज लगता था नहीं लगता था, लेकिन एक होता है पॉलिटिकल बयानिया। पॉलिटिकल बयानिया ये है जो मैं अभी तक मैंने तो नहीं, पिछले 2-3 महीने से या खास तौर पर जब से सजा हुई है कि जी ये तो बता दें वो सजा होती थी या नहीं होती थी, वो तो बात की बात है। पहले पॉलिटिकल एंगल से ये बता दें कि क्या आपने ये जो तोहफे मिले थे ये बेचे थे। एक तो मोरालिटी के पॉइंट ऑफ क्या प्राइम मिनिस्टर को ये जेब देता है, और खासतौर पर एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो हमें आज तक ये बताया गया है कि उसको पैसों पे इंटरेस्ट ही नहीं है, और बाय द वे होना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनका वो खर्चा ही नहीं है। मतलब उनके तो खर्चे दूसरे उठाते हैं, ना फैमिली के खर्चे है उनका, ना बच्चों है, ना उनके कार का पेट्रोल है, ना बिजली का है, कोई करता रहता है, सबसे बड़े करते रहते हैं इस्लामाबाद में। उसके बावजूद तो पहले तो मोरालिटी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपने घड़ी बेच दी है, मतलब सिर्फ घड़ी नहीं और भी चीजें बेच दी। दूसरी बात यह है कि क्या आपने मिस डिक्लेरेशन की है या नहीं की है। कल खान साहब ने जो 12-13 मिनट की कौम से खिताब किया था, जो अपना रिएक्शन, उसमें उन्होंने बिल्कुल झूठ बोला। उन्होंने ये कहा कि मेरा सारा जो साहब मैंने तोशा खाना से मैंने जो भी तहरीफ से वो खरीदे उसका पैसा दिया। वो तो एक एस्पेक्ट है, वो इंफॉर्मेशन नहीं होती। जिस फोरम में आपने क्लियर करना था वो 2 फोरम थे, एक इलेक्शन कमीशन में बात आप हर साल अपने बताते हैं और दूसरा आप FDR में बताते हैं। क्या आपने वो बताए? नहीं बताए। क्या आपने कैपिटल गेन टैक्स पे किया? नहीं। जाहिर सी बात है आपको सस्ती घड़ी मिला या जो भी तहरीफ, वो तो 50% भी मान लेते हैं। मैं उसमें भी नहीं जाता कि जी 20% या 50% का मतलब कि अगर 4 करोड़ की घड़ी थी तो उसकी वैल्यू लगाई थी तो 2 करोड़ आपको देने पड़े, तो 2 करोड़ आपको कैपिटल गेन हुआ, उस पर टैक्स बनता है या नहीं बनता? आपने दिया? नहीं दिया। आपने डिक्लेयर किया? नहीं किया। आपने असासों में करोड़ों रुपए के वो या कैश डिक्लेयर करना था या वो तहरीफ डिक्लेयर करने थे, दोनों में से एक तो डिक्लेयर करना ही करना था ना, जब आपने खरीद लिए थे तोशाखाना से और उसको बेच दिया था। और दूसरी चीज जो इसमें और सबसे बड़ी बात ये कि पैसे भी आपने उस वक्त ये तोशाखाना को पहले भेजी चीजें, फिर उसके बाद जहां से पैसा आया उस 100 रुपए आए उसमें से 50 रुपए दे दिए तोशाखाना। यार कोई स्टैंडर्ड होता है, तो मोरालिटी होती है, और उसके ऊपर ये तो एक्सप्लेन कर देना। तो चलो कोर्ट, और मैं इसका यशवीन एक चीज बता दूं, जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसला हुआ था तो हमें शदीद इख्तिलाफ था फैसले का। उसके एक तो लीगल एस्पेक्ट थे और एक हम बड़े खुल के उसकी रीजन बताते थे कि ये क्यों नहीं सही फैसला, कि जी उनकी जो सैलरी के हवाले से जो वो चीजें थी
कि जी रिसीवेबल शो करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। नहीं, लेकिन रीजन तो ये भी बता रहे हैं ना, ये खान साहब ये बात मुतअद्दिद जगहों पर कह चुके हैं कि मैंने जो जिस तरीके से निकाले हैं तोशा खाना से तहाइफ और जो भी उनके साथ किया है उसके अंदर लीगल कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने अभी मोरालिटी की बात की, वो मोरालिटी की बात तो नहीं करते, लीगैलिटी की बात करते हैं। यशवीन मैं बता तो रहा हूँ, लीगल कैसे बनता है? लीगल बनता है कि आपने कर दिया, ये चले मोरालिटी को छोड़ दें, आपने कर लिया, आपके पास आपने जब खरीद लिए तो एज ऑफ अ सर्टेन डेट आपके पास एसेट या तो घड़ी होनी चाहिए थी या कैश होना चाहिए था। ठीक है, दोनों नहीं दिखाए, ये लीगल इशू है ना, मिस डिक्लेरेशन है ना, आप एसेट्स की कंसीलमेंट है और फिर और टैक्स अवेजन है, ये सारे ये लीगल एस्पेक्ट्स है ना, इसको छोड़ दें। मुझे कोई पीटीआई का इस चीज का जवाब दे दे कि ये क्यों नहीं किया था आपने। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस चीज का जवाब दे दे, चलो इस पे भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक नुक्ता जो वो बार बार उठा रहे हैं, दो बातें। एक तो वो ये कहते हैं कि ये साजिश है जो हमारे खिलाफ हो रही है। वो कहते हैं जी कि इलेक्शन कमीशन का जो तहरीरी फैसला है वो आने में इतना वक्त इसलिए लगा कि हुकूमत की फरमाइशें उसमें शामिल हो रही थी। वो कह रहे हैं कि साजिश के तहत खान साहब को नाअहल डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रही है आपकी हुकूमत। देखिए ना, एक तो वो उनका सियासी बयान है ना कि जी वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग भी गया केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंडे को उसके जो भी लीगल पॉइंट्स हैं वो रेज करेंगे और वो बताने की कोशिश करेंगे कि ये सियासी फैसला था, दबाव के तहत था या नहीं था। हम तो पहले तो ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट हम बात कर रहे हैं, ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट उनके पास कोई जवाब है या नहीं। क्योंकि कल उन्होंने जब स्टेटमेंट दी उन्होंने झूठ बोला कि सब कुछ सबके सामने था और बिल्कुल ये कहा कि मैंने तोशा खाना से ये चीजें खरीदने के लिए इजहार किया, उन्होंने मुझे कीमत बताई, मैंने उनको कीमत दे दी, ये सारा रिकॉर्ड है। वो भाई साहब आपको जहां ये डिक्लेयर कर रहे हैं वहां डिक्लेयर करते ना। मैं आज एक घर खरीदूं और मैं उसके लिए जो भी अथॉरिटीज हैं जहां वो घर की ट्रांसफर होते हैं पेपर जिस शहर में भी, तो वो मैं सारे रिकॉर्ड पूरे करूं और उसको मैं शो ना करूं अपनी टैक्स रिटर्न्स में। ठीक है, क्योंकि वो तो सारा रिकॉर्ड सबके सामने था ना जहां मैंने। बिल्कुल ठीक है, आई हैव टेकन योर पॉइंट। बिल्कुल ठीक है, बैरिस्टर आमिर हसन हमारे साथ मौजूद है, उन्हें गुफ्तगू में शामिल कर लूं थोड़ा सा। बैरिस्टर साहब, ये एक पॉइंट पे तो मैंने भी जुबैर साहब से कमेंट किया, वो कहते हैं साजिशें हो रही हैं हमारे खिलाफ, थमने का नाम नहीं लेती हैं। दूसरा वो ये जो बात वो ये कह रहे हैं कि जी आप लोग तो अपनी मर्जी के फैसले लिखवा रहे हैं, आप लोग उनको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर इदारों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, मैं चाहती हूँ उस पर, बिकॉज सिंस यू आर सीनियर लॉयर योरसेल्फ, किस तरीके से देखते हैं कि अगर फैसला आ जाए तो उसके फौरन बाद ये कहना शुरू कर दिया जाए कि ये तो इदारा ही बायस्ड है। देखिए, ये इदारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है और इस इदारे का जो सरबराह है वो इमरान खान ने बनाया है। इमरान खान की सिफारिश के ऊपर, एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि इनके आज भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, जो इनकी सुलह करवाने के चक्कर में हैं और इन्हें दोबारा हुकूमत दिलवाने के चक्कर में हैं, उनकी मंजूरी के साथ बना है। तो जो शख्स आपने खुद बनाया है उस पर भी एतबार नहीं, और जो इदारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है तो उस पर भी एतबार नहीं। तो आपको किस पे एतबार करना है? ना आपका कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर एतबार नहीं तो आपका जमहूरियत पे एतबार नहीं, आपका रियासत पे एतबार नहीं। दूसरा, इमरान खान ने क्या इतना बड़ा काम कर दिया है कि कभी अमेरिका इनके खिलाफ हो जाता है, कभी आलमी इस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ हो जाती है, कभी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ हो जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट और अदालतें इनके खिलाफ हो जाती हैं। क्या किया है इमरान खान ने? कोई मुझे एक ऐसा काम गिनवा दें इमरान खान की सारी सियासी जिंदगी में कि वो कोई ऐसा कर बैठे हैं कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है और इमरान खान है कि वो क्या कहने साजिशों का ऐसा मुकाबला कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर कितनी देर तक आप लोगों को बेवकूफ़ बनाए रखेंगे? बारहा एक सवाल उठा रहे हैं ये लोग कि जी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं था डिस्क्वालीफाई करना। अगर ये फैसला पढ़ लें, इमरान खान वर्सेस मियां नवाज शरीफ 2017 में पीएलडी में छपा है, जो वो केस हुआ था जिसमें मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले में लिखा है कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ईसीपी का इख्तियार है कि वो मेंबर पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करे, तो रेफरेंस भेजना पड़ेगा स्पीकर के थ्रू ईसीपी को। ये उस फैसले के अंदर लिखा हुआ है जिस पे इमरान खान का बड़ा यकीन है और जिस फैसले के ऊपर इमरान खान ने मिठाइयां बांट के और जिस फैसले ने राह हमवार की थी उनकी साजिश के जरिए इक्तदार में आने की। मैं समझता हूं कि इदारों के ऊपर उंगलियां उठाना
असल में रियासत को बनाना, रिपब्लिक बनाना है। इमरान खान का किसी पे उनका कहना यह नहीं कि कोई इदारा गलत काम कर रहा है। इमरान खान का गिला एक है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल क्यों है। उनका दिल है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ना रहे। कल हमारे फौज के सरबराह का बयान आया कि फौज अब किसी भी तरह, एक तो मैं रिटायर होने जा रहा हूं, आर्मी चीफ ने कहा 5 हफ्ते के अंदर, और दूसरा फौज अब पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करेगी। ये है वो फौज का फैसला जिसके खिलाफ इमरान खान को मसला है। वो कहते हैं कि फौज मेरी पुष्पनाई करे, मेरे साथ खड़ी हो, उसी तरह लोग तोड़ तोड़ के मुझे दे जैसे इन्होंने पहले दिए हैं। कभी पंजाब में मेरी हुकूमत बनवाएं, कभी मरकज में मुझे इत्तेहादी पूरे करके दें, बजट मेरा आप मंजूर करवाएं, इत्तेहादियों को मेरे साथ आप लगाएं। जो आप कह रहे हैं कि हर कोई खान साहब के खिलाफ साजिश क्यों कर रहा है, या हर इदारे को क्यों मसला है खान साहब से, मैं इसके ऊपर भी आती हूँ, मजीद बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस पे भी आप लोग कमेंट आप पहले दीजिए, फिर मैं मली साहब से बात करूंगी कि सर ये जो एहतजाज वाला मामला है, सड़कों पर लोगों को बुलाने वाला मामला है, तोड़ फोड़ का मामला है, वो कहते हैं जी कि हम लॉन्ग मार्च जो है वो प्लान कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो फैसले आए और उनके खिलाफ इस तरह का रिएक्शन पॉलिटिकल पार्टीज का, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस पे क्या कहें? बात से हमेशा फिरने में एक सेकंड नहीं लगाते। इमरान खान खुद कहते थे कि ये फैसले आ गए हैं, क्या ये रास्ते बंद करेंगे और क्या ये अब ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये तो इमरान खान कहते रहे हैं। लेकिन अगर आज इमरान खान सारे वो रास्ते इख्तियार करेंगे एहतजाज के, और एहतजाज तो उनकी मेरे ख्याल से सरिश्त में है। इमरान खान एक फड्डेबाज आदमी है, यही उनकी सियासत का बुनियादी मकसद रहा है। इंतशार फैलाना, तकसीम पैदा करना, घेराओ जलाओ, ये इमरान खान ने काम है। अभी भी इमरान खान ये करेंगे, वो अपोजिशन में हो तो फिर भी एहतजाज, वो हुकूमत में हो तो फिर भी एहतजाज। लेकिन बैरिस्टर साहब ऐसे एहतजाज तो सभी सियासी जमातें कहीं ना कहीं करती रही है ना। इमरान खान के दौर में बिलावल भी आए थे लॉन्ग मार्च लेके, मियां साहब भी लॉन्ग मार्च करते रहे, तो एहतजाज तो पॉलिटिकल पार्टीज करती है, मेरा ख्याल है सियासी जमातों का अगेन राइट है। मैं मेरी जी हक है मेरी बात सुनने। अगर हमने चेयरमैन बिलावल भुट्टो कराची से आए, इस्लामाबाद तक आए, कोई हमें एक भी बताए कि कोई मसला पैदा किया, जो हमने एग्रीमेंट साइन किया कि हम जाएंगे, तकरीर करेंगे और वापस चले जाएंगे, क्या हमने पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ उस पर पूरा अमल दरामद नहीं किया? लेकिन ये तो झूठ बोल के आए। इन्होंने जब धरना दिया था, कहा यह था कि हम आएंगे और चले जाएंगे, फिर धरना देते देते जो इन्होंने हाल किया पाकिस्तान का, आज मुझे बताएं मुल्क जिन हालात में है, मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा था और इमरान खान करवाने जा रहे थे। टेलीफोन इनका वजीर खजाना करता था पंजाब के वजीर खजाना को और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना को कि डिफॉल्ट करे। इमरान के जहन में कोई प्लान है कि मुल्क के 3 टुकड़े हों, मुल्क डिफॉल्ट करे, मुल्क के अंदर इंतशार हो, जलाओ घेराओ हो। एहतजाज का किसने हक नहीं दिया? और इमरान खान कब एहतजाज नहीं कर रहे? आज इमरान खान 80% पाकिस्तान पे काबिज हैं। पंजाब में उनकी हुकूमत है और वो एहतजाज कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है और वो एहतजाज कर रहे हैं, कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमतें हैं और उधर वो टायर जला के एहतजाज किसके खिलाफ भाई कर रहे हैं? चले मैं एहतजाज पर आती हूं, हुकूमतें हैं तो एहतजाज किसके खिलाफ हो रहा है? सवाल तो ये है जी मुझे इजाजत दीजिएगा मली साहब, क्योंकि कुछ बहुत सारे सवाल मली साहब के लिए जमा हो गए। सर मैं सीक्वेंस में 2-3 चीजें मली साहब उनका, एक तो देखें तोशा खाना का जो मामला है, कल से अगर आप हुकूमती जमात के लोगों की वकला की बात करें, वो मुसलसल कुछ सवालात हैं जो उठा रहे हैं। सर अगर आप हमारे प्रोग्राम में उसका जवाब दे दें, तोशा खाना से जो तहाइफ लिए वो कब लिए, वो कितनी मालियत के थे, वो कब फरोख्त किए, किसको फरोख्त किए, और जब फरोख्त किए तो डिक्लेयर क्यों नहीं किए? सर ये तो बड़े सादा से 2-3 सवालात हैं, इनका जवाब क्यों देने से कासिर हैं आप लोग? जी सवालात भी सादा है, आप भी सादा है, आप सारे पैनलिस्ट भी सादा है, लेकिन मुझे जवाब देने का पूरा इख्तियार मैं बिल्कुल होना चाहिए। सर देखिए सबसे पहले तो देखें एक बात तो मैं कह चुका कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है ये गैर कानूनी गैर इखलाकी है, हमने चैलेंज कर लिया। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मंडे को हाई कोर्ट फैसला करेगी, ये फैसला सस्पेंड हो जाएगा और आपको ये रोते धोते नजर आएंगे। अब ये बार बार जो इखलाकियात की बात कर रहे हैं तो मैं इनको तो शर्म आना चाहिए। ये वो जो इलेक्शन कमीशन के जो उन्होंने मेंबरान लगाए हैं वो राजा रियाज जो हमारी पार्टी का एक लोटा बना जिसकी कोई खुद की इखलाकी कुव्वत नहीं है, उसको इन्होंने कंसल्ट करके 2 मेंबरान लगाए हैं और ये हमसे कह रहे हैं कि इखलाकियात की बात करें। अब आ जाए इखलाकियात की बात करनी है तो यूसुफ रजा गिलानी ने जब सेनेट का इलेक्शन लड़ा उसका बेटा पकड़ा गया ब्राइब करते हुए मेंबरान को,
और उसका हम पिटीशन लेके इलेक्शन कमीशन गए। आज 1 साल होने को है, तो किसी ने कोई सवाल उठाया? कोई सवाल नहीं उठाता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। अब आ जाए फॉरेन फंडिंग केसेस पे। फॉरेन फंडिंग केस हमसे पहले भी तो इनके भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, नू लीग के, पीपुल्स पार्टी के। उन पे फैसला क्यों नहीं हो रहा? उनकी कोई डेट फिक्स क्यों नहीं हो रही? उस पे काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? इन पे जो नैब के इनके जो केसेस बने हुए थे 30 साल चले हैं। जरदारी साहब पे 25 साल, इन पे 30 साल केसेस चले हैं। वो नैब को उन्होंने तब्दील करके जो भी इनकी चोरी के जो पैसा था बचाने के लिए वो केसेस वापस लिए जा रहे हैं। और ये फैसला सिर्फ 3 माह के अंदर, 3 माह के भी मेरा ख्याल है कम अरसे के अंदर, इतनी जल्दी थी इलेक्शन कमीशन को कि उन्होंने इसको हटा दिया है। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि इमरान खान ने क्या ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से इनको जो पूरी दुनिया खिलाफ हो गई। इमरान खान ने एक वो काम किया जो ये लोग नहीं कर सके 30 सालों से। उन्होंने कहा कि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि हम गुलाम बने रहेंगे, और उसके बाद वो हम जब ये गुलामी कबूल भी करते हैं तो हमारे कौमी असासों पे बात आती है। बिलावल भुट्टो साहब, आपको फिर इंटरप्ट करूंगी तो आप कहेंगे इंटरप्ट करती हूं। एक मिनट, इस्लामाबाद बिल्कुल आए बिलावल भुट्टो साहब, तो उनके साथ लोग ही नहीं थे, तो करना क्या था? वो आए, खामोशी से चले गए। सर, आपके मुखालिफिन कह रहे हैं कल आप लोगों ने कॉल्स पे कॉल्स दी, आपके लोग भी नहीं निकले, तो खान साहब को आखिर में एहतजाज कॉल ऑफ करना पड़ा। ये तो पॉलिटिकल बयानबाजी है ना सर। देखिए, हमने जब बिलावल भुट्टो आए थे तब भी नहीं रोका, मौलाना साहब आए थे तब भी नहीं रोका, मरियम साहब आई तब भी रोका। सर, आपको भी कोई नहीं रोक रहा वैसे। नहीं, इन्होंने 25 मई को इन्होंने घरों में घुस के औरतों का तकद्दुस, चादरों की तोड़वारी का तकद्दुस पायमाल किया। नहीं सर, देखिए अब ये ना इस तरह की बातें ना करें, कुछ नहीं ये नहीं किया, नहीं किया सर। देखिए ना करें ये, उसको छोड़े। अच्छा, उसको छोड़े। ये क्या गलत है कि शहबाज गिल को बराना करके मारा गया, स्वाति साहब को बराना करके मारा गया? ये हमारे साले साहब है जिनकी आज पिक्चर जो इन्होंने रिलीज की है, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? वो देखिए, एक सेकंड सर, ये अब हम सारी चीजों को मिक्स ना करें ना। वो कोई और मामला है, ये कोई और मामला है। मैं सिर्फ सर आपकी बात में से दो सादा, सर अगेन आप कहेंगे सादे हैं सारे, मैं सादा से 2 सवाल करना चाहती हूँ आपसे। एक तो आपने राजा रियाज साहब वाली बात की, आपने कहा कि उनकी कोई मॉरल स्टैंडिंग नहीं है और उनको वहां पर लगा दिया गया। सर परवेज इलाही साहब की क्या मॉरल स्टैंडिंग थी? अपनी पार्टी को छोड़ के आप लोगों ने उनको सूबे का हेड लगा दिया। आप करें तो ठीक है, कोई और करे तो ठीक नहीं है। आपका ओरिजिनल सवाल है ना। मैं जब इखलाकियात की बात करती हूँ तो उनको शर्म आना चाहिए। 2 करोड़ का इमरान खान पे इल्जाम लगा रहे हैं, 2 करोड़ का, कि इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, चोरी का नहीं, डिक्लेयर करने का, और उस पे इल्जाम लगा रहे हैं जो 1 घंटे में सैलाब ज़दगान। सर मियां साहब पर भी मिस डिक्लेरेशन का ही इल्जाम था जिस पर आप लोगों ने मिठाइयां बांटी थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ उन पे नहीं, वो आप गलत बयान कर रही हैं। वो अभी जिस फ्लैट्स में रह रहे हैं वो बताएं तो सही है किसके हैं। मरियम नवाज यहाँ से बरी हो जाती है कि फ्लैट मेरे नहीं है और जाके उन्हीं फ्लैटों में रहती है, तो बताएं ना फ्लैट किसके हैं, कहां से खरीदे गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था। और जीआईटी जो बनी थी वो जीआईटी कोई उसमें पीटीआई के लोग नहीं थे, उसमें आईएसआई थी, एमआई थी, आईबी थी, एससीपी के लोग थे, तो एक जीआईटी बनी थी। मलिक साहब देखिए ना, ये भी तो कमाल है ना कि यही कोर्ट मरियम नवाज को बरी करती है तो आप लोग उस पर एतमाद नहीं करते। अब आप ये कह रहे हैं कि यही कोर्ट कल इमरान खान को के इस फैसले को रिवर्ट कर देगी तो आप लोग एतमाद करने लग जाएंगे। आप लोगों को कोर्ट भी ठीक लगेगी, जजेस भी ठीक लगेंगे। मर्जी का मनपसंद इंसाफ बिलीव करते हैं, कोर्टों पे बिलीव करते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिसको केस लड़ना है, जिस प्रोसिक्यूटर को, जो नैब का प्रोसिक्यूटर है और जो इन मुल्जमान का प्रोसिक्यूटर है, वो दोनों मिल गए हैं, तो कोर्ट क्या कर लेगी? यही हुआ कि 16 बिलियन जब प्राइम मिनिस्टर ये बने तो इन पे 16 अरब रुपए की चोरी था और उनको इंडाइट होना था, इन पे फर्द जुर्म आयद होना था। फिर क्या हुआ? सारे अफसरान हट गए, सारे प्रोसिक्यूटर हट गए, इनके मर्जी के मुझे इजाजत दे। ये मिस डिक्लेरेशन वाली बात जो जदून साहब करें, लीगल मैं समझना चाहती हूँ इस बात को, इतना बड़ा मसला नहीं है मिस डिक्लेरेशन। वो कहते हैं क्या 2 करोड़ की खाली बात है और इल्जाम भी ऊपर से ये लगा रहे हैं कि डिक्लेयर नहीं किया, तो उसमें क्या मसला? नहीं, एक डिक्लेरेशन आपने और मैंने तो नहीं बनानी या इन्होंने तो नहीं बनानी। जब वो कानून एक कहता है कि ये काम करो तो जो नहीं करेगा तो उससे कॉन्सिक्वेंसेज है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अब एक हमने तो कानून नहीं बनाया, इनकी पार्टी ने 2017 का जो एक्ट बना है उसमें पीटीआई शामिल थी। ये सारा कानून जो है इनकी मर्जी के मुताबिक पार्लियामानी जो कमेटी थी इसको वेट की है, इसमें शामिल थे इन्होंने सारा, इन्होंने कहा ये ठीक है। अब ये कहते हैं जो अगर फैसला, वो आप वाली भी बात आपने की है कि हमारे हक में आए तो ठीक है, हमारे खिलाफ है तो इस तरह नहीं। अच्छा सर 631P जिसके तहत ये फैसला सुनाया गया है, थोड़ा सा मैं इसको भी अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि अगर वो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के, अब उनकी सीट चली गई है, क्या वो अपनी पार्टी को हिट कर सकते हैं?
नहीं तो ये भी जजमेंट आई हुई है ना, कोई कल को बंदा कोई इलेक्शन कमीशन में जाएगा कि ये अगर आप ये मेंबर नहीं बन सकता तो पार्टी को किस तरह ऐड कर सकेंगे। वो तो ऑलरेडी इनके केसेस में प्रेसिडेंट मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को जब वो अब देखें उनके खिलाफ क्या केस था कि जी बेटे से तनख्वाह नहीं लिए, अगेन डिक्लेयर करने का ही चीजों का था, स्टैंडिंग ही नहीं उनके पास आया ही नहीं, एसेट एक्रू ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी ब्लैक लॉक डिक्शनरी ले आओ, इसमें एसेट का मतलब है जी रिसीवेबल है। उनको तो रिसीव हुआ ही नहीं है ना, वो तो कहते हैं आपने रिसीव करना है, ठीक है मैंने एक प्रॉमिस किया मुझे एक चीज देंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा, अब आया ही नहीं है तो उनको डिस्क्वालीफाई किया। फिर उन्होंने खुद किया जी ये अगर एक बंदा खुद डिस्क्वालीफाई है तो वो टिकट किस तरह ग्रांट करेगा। वो जो सेंटर के टिकट थे वापस ले लिए गए। इलेक्शन कमीशन में सेनेट के टिकट दिए हुए इन्होंने करा जी ये प्रेसिडेंट नहीं थे, नहीं कर सकते। अब अगर इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन या इसकी सीट डी सीट होती है कल को, अभी देखें ना अभी तो मजीद केस आएंगे। अगर इनका केस कोर्ट में जाता है, वो कोर्ट वलकारती क्रिमिनल इसमें करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे तो इनके खिलाफ तो 62(1)(f) का केस आगे इसके बाद बनेगा फिर कि जी ये तो फिर सादिक अमीन कैसे एक बंदा करप्ट प्रैक्टिस कर रहा है तो वो किस तरह सादिक अमीन है। जो अपनी बात कर कोई भी बंदा हो, चाहे वो इमरान खान हो कोई भी हो। सर दोनों सूरतों में मैं चाहती हूँ आप बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर ये अपील जो एक्सेप्ट हो जाती है और इनके हक में फैसला आता है तो क्या सिनारियो होगा, और अगर ओवरटर्न हो जाती है और खिलाफ फैसला आता है तो क्या चीजें इन्होंने इनकी थी ना लायबिलिटी थी कि शो करें, डिक्लेयर करें। जो सेक्शन है 137 ऑफ इलेक्शन एक्ट सब सेक्शन 4 उसमें देखें इलेक्शन कमीशन मेंबर इनको पूछें मेंबर सस्पेंड करता है नहीं करता। वो लायबिलिटी होती है ना एनुअल कि आप एनुअल इसकी जो आपकी एसेट एंड लायबिलिटी है इसको फॉर्म होता है, फॉर्म भी इस तरह इलेक्शन करता है आप फाइल करें कि आपने कितने एसेट एक्रू किए हैं और कितने एसेट जो है आपने लॉस किया एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए MNA, एज ए सेनेटर, एज ए MPA ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। तो जब वो नहीं करते, अगर 31/12 को उन्होंने नहीं किए, ये कम जनवरी को उसके वेबसाइट पे होते हैं इलेक्शन कमीशन के, वो 15 जनवरी जो होती है उस पर उनकी मेंबरशिप सस्पेंड हो जाती है। और अगर नहीं कराएंगे तो ये कौन एक कोर्ट दे रही है, इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है। तो अगर इन्होंने ये नहीं दिए तो करप्ट प्रैक्टिस आइन के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 218 के अंदर कि करप्ट प्रैक्टिस को इलेक्शन के अंदर गार्ड करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो अगर इन्होंने लाइबिलिटी हाइड की है किसी वजह से भी, जो भी वजह कोई भी करे, इमरान खान हो, 2 करोड़ रुपये या 200 रुपया हो, देखे ना उन पे जो मियां नवाज शरीफ पे जो इन्होंने प्रेसिडेंट सेट किए उसमें कितने पैसे थे। करोड़ों की बात नहीं है, चोरी जो है रुपए की भी चोरी असूल की बात है, लॉ की बात। वो जो बंदा MNA है उसको तो मतलब है वो फिड्यूशियरी रिलेशन में है, उसे लोगों के वोट लेके आगे असेंबली में आया हुआ है, वो तो ट्रस्टी है लोगों का, उसको ज्यादा ईमानदार मतलब उसको ज्यादा इस लॉ पे, प्रिंसिपल पे, मोरालिटी पे अमल करना चाहिए। एक बंदा देखे ना आप वैसे आप देख लें किसी को गिफ्ट मिलता है तो वो अब उसको मार्केट में सेल करने की क्या जरूरत है। तो एक कानूनदान की हैसियत से आप नहीं समझते कि रिवर्ट होने का, इस फैसले को ओवरटर्न करने का कोई प्रोज एंड कॉन्स तो किसी भी फैसले के अंदर होते हैं, वीकनेस भी होती है, स्ट्रांग पॉइंट भी होते हैं, लेकिन अगर करप्ट प्रैक्टिस पे इनका जो केस है वो कमजोर नहीं है। अच्छा एक सवाल जो बार-बार पाकिस्तान क्वालिफिकेशन पे बहस हो सकती है, उस पे हो सकती है, लेकिन इन्होंने देखो ना ये तो एविडेंस मौजूद है ना कि इन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किए। जब ये एविडेंस आ जाती है तो फिर करप्ट प्रैक्टिस के तो इन पे एलिगेशन लग जाएगी। और ये कुल वक्ती डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है, ये जुज़ वक्ती है, ये नहीं अभी नहीं, कुल वक्ती डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है इसमें बिल्कुल। अगर वो इलेक्शन कमीशन जो उन्होंने रेफरेंस भेजा 62(1)(f) पे भेज देते तो वो बड़ा वीक डिसीजन होता है। अच्छा अभी मरी साहब ने इस शो में भी कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब भी आप फॉरेन फंडिंग पे बात करें, तोशा खाना पे बात करें, उनका पहला नुक्ता ये होता है कि आप मियां साहब, जरदारी साहब, उनका तोशा खाना वो वाले मामला भी खोलें, आप फॉरेन फंडिंग का वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो फैसला भी है, सिक्योरिटी के अंदर है। और एक तोहफा बताया ना किसी के प्राइम मिनिस्टर ने जाके मार्केट में बेच के उसका प्रॉफिट वो डिक्लेयर न किया हो, एक मुझे गिफ्ट कोई बता दें या वो ले गए हो, जो किसी ने कुछ अगर लिया भी है तो वो उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वो मौजूद है उनके पास और वो उसको किस तरह यूटिलाइज करके वो भी उनको पता है। लेकिन इस तरह नहीं होता ना, आप अपनी अगर लायबिलिटी आपकी बनती है आप डिक्लेयर करते, ठीक है। अब फॉरेन फंडिंग केस में देखिए उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, हमने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, वो सर्टिफिकेट साइन किया है, वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस है इनके खिलाफ कि जी हमने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं लिया। अब फॉरेन फंडिंग अप्रूव हो गए फिर कहते हैं हम सादिक और अमीन है। अच्छा प्रोसीजर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, तहरीरी फैसला कुछ डिले के बाद आया, उसको लेकर भी एक हंगामा है, वो कहते हैं जी ये तो अभी आप कह रहे हैं जल्दी में फैसला है, वो जब फिर कह रहे हैं जी देर, अभी अपनी बातों के अंदर ही अभी कह जी बहुत जल्दी में फैसला कर दिया है, 3 महीने में, 3 महीने 90 डेज कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 डेज में आप डिसाइड करेंगे, वो तो आईनी तौर पे उस पर पाबंद है 90 डेज डिसाइड करने का। अगर लेट आए तो कहते हैं जी ये मिल गए हैं, कोई डिक्टेट करा रहे हैं, जल्दी है तो कहते हैं जी बहुत जल्दी कर दिया। अब देखिए जजमेंट लिखनी पड़ती है ना, उसके अंदर एक बहुत बड़े बंदे के आप लिए उसकी लाइबिलिटीज हैं उसको आप डिस्क्वालीफाई करते हैं या कहते हैं जी ये इक्विटल एज नहीं होता, तो उसके अंदर आपको कोई रीजनिंग देनी पड़ती है, ग्राउंड्स देने पड़ते हैं, फिर उसके अंदर 4-5 मेंबर है वो सारे फैसले को देखते हैं कि ये ठीक है गलत है, कोई अपनी डिसेंटिंग नोट देना चाहता है, तो एक पूरा लीगल प्रोसीजर है।
तो अभी इन्होंने चैलेंज कर दिया, लेट्स से ईसीपी तो पाबंद था, जो आपने कहा कि इतने ईसीपी बिल्कुल पाबंद है, टाइम पीरियड के अंदर देना है। टाइम क्वालिफिकेशन देखो ना, ये डिसक्वालिफिकेशन है, ये 62 का केस नहीं था, 63 के थे, उसके अंदर तो कोई और इंस्टीट्यूशन ही नहीं है जो डिसाइड करेगा, वो ओनली अब क्वेश्चन राइज कौन करेगा, स्पीकर अगर कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि डिसक्वालीफाई करो, तो कौन करेगा? अच्छा, अब ये कहते हैं कि हम ये फैसला नहीं मानते, जाहिर है ग्रीव पार्टी कोई भी होती है वो अपील्स में जाती है, वो कहती है हम नहीं मानते, इनका भी राइट है, ये अपील्स में जा रहे हैं। डू यू सी अ लॉन्ग लीगल बैटल, या आप समझते हैं कि ये जल्दी जल्दी निमटने वाले मामला नहीं? देखें इसके अगर फर्दर डिसक्वालिफिकेशन हो सकती है 62(1)(f) की, अगर ये करप्ट प्रैक्टिस स्टैंड कर जाती हैं और बाकी फैसले भी आ जाते हैं तो फिर इनके लिए मजीद कम्प्लिकेशन बढ़ेंगी, क्योंकि देखें ना आप, एक अगर वो ये चीज़ स्टैब्लिश हो जाती है, लॉ कोर्ट ऑफ लॉ इसको सजा दे देती है 2 साल 3 साल जो भी है, इम्प्रिजनमेंट है, 192 जो सेक्शन है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके अंदर सेशन जज ट्रायल करेगा। अब इनके साथ देखो इलेक्शन कमीशन ने एक और भी रियायत कर दी मेरे ख्याल में, इसमें एक सेक्शन इलेक्शन एक्ट का 192 है, उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उसके पास भी वो ये रेफरेंस भेज सकते हैं, वो समरी ट्रायल करता है, वो तो 15 दिन में कहता है जी वाकई करप्ट प्रैक्टिस हो गई, फिर ये कहते हैं जी क्योंकि इलेक्शन कमीशन का सबऑर्डिनेट ऑफिस था, इसके पास इन्होंने भेज दिया है, अब उसके बाद मजिस्ट्रेट के अख्तियार होते हैं, वो 92 के अंदर उसी वक्त समरी ट्रायल करके विद इन 2 वीक्स जो है वो डिसीजन देता है जी कि करप्ट प्रैक्टिस की है, 3 साल इनको अंदर कर दो, लेकिन उन्होंने सेशन जज को कोर्ट को भेजा है। बेसिकली आपकी बात से टेक अवे ये है कि क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन इज डिबेटेबल, वो कोर्ट का प्रोगेटिव है, लेकिन करप्ट प्रैक्टिसेस वाला जो इशू है वो आप समझते हैं कि वो आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि ये डीसीड कर दिया, करप्ट प्रैक्टिस की है, अभी जब कोर्ट में जाके जब ये सेशन कोर्ट में जाएंगे, अभी तो देखना हाई कोर्ट में गए हैं, रिट जुरिसडिक्शन में, अपील नहीं है वहाँ पे, तो हाई कोर्ट अब तो करप्ट प्रैक्टिस नहीं दे सकती, वो तो नहीं देख सकती, वो तो सेशन कोर्ट को रेफर कर दिया ना, अगर इनका केस बनता है वहाँ के एविडेंस जाके दें, वे कहेंगे नहीं कि हमने करप्ट प्रैक्टिस की, कोई एविडेंस होने की इनके पास, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कोई नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पे भी 7 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं कि जी जुरिसडिक्शन नहीं बनती है हमारी, एसेट्स उन्होंने छुपाए हैं नहीं छुपाए, पूरा डिटेल आप देखें फैसला 35 पेजेस उन्होंने फॉर्म उसके अंदर लगाया है, उन्होंने तमाम डिटेल एसेट्स इनके अंदर लगाए हैं, गिफ्ट जो लेते रहे हैं नहीं लेते रहे, जो डिपॉजिट किया है, जो विदाउट इन्होंने 30,000 लिखा वो ले गए, बेशुमार चीजें जो है ना, कितने 53 जो है इनको गिफ्ट मिले वो लेके चले गए। अच्छा बैरिस्टर आमिर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे सर, वो भी जरूर ऐड करें और थोड़ा सा इस सवाल को भी इनकॉर्पोरेट कर लीजिए जो मली साहब ने अभी हमारे शो पे कहा, ये लोग मुसलसल ये तनकीद कर रहे हैं जी कि फॉरेन फंडिंग केसेस, बाकी पार्टीज की जो फंडिंग है उनको भी आप स्क्रूटनाइज करें, तोशा खाना जो बाकी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी भी पूरी लिस्ट और फहरिस्त जारी की जाए, वो कहते हैं कि हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है खाली? देखिए, एक तो पहले अगर इनका स्पीकर कोई भेजता तोशा खाना के बारे में किसी का रेफरेंस, तो उसे 90 डेज में ही सुना जाता। अब ये तोशा खाना के ऊपर जो स्पेशल कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे जिस तरह है, ये इसने 90 दिन में होना था। दूसरी बात जो ये 12 कह रही है, मैं समझता हूँ इन्हें इतना शोर फॉरेन फंडिंग का कहते हैं, फॉरेन फंडिंग हमने तो कोई इनके खिलाफ केस नहीं किया। इनका इमरान खान का, जब ये पीटीआई के सारे लोग जो आज इमरान के तर्जुमान बने हैं, ये इमरान से कोसों दूर थे, उस वक्त एस बाबर उनके साथ था, उनका मेन सेक्रेटरी इतलात था, मेन उनका खजांची और सेक्रेटरी फाइनेंस था, तो उसने ये केस लेके गया है और साल से, मेरे ख्याल से 10 साल से ज्यादा अरसा उसने ये केस लड़ा है। तो मुद्दत पे सबके फैसले हों, इनके खिलाफ फैसला आज आया है, ये बेसब्रे ऐसे हो गए हैं। इसी मुल्क में यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे, उन्हें सिर्फ टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट उन्हें कहा गया कि आप को सजा है और उसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया, प्राइम मिनिस्टर, उनकी हुकूमत खत्म कर दी गई, जो दुनिया में कम होता है। हमने बर्दाश्त किया, नया वजीर आजम ले आए। मियाँ नवाज शरीफ वजीर आजम थे, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया, वो भी नया वजीर आजम ले आए। अच्छा, इमरान खान तो अब है भी नहीं, इस असेंबली के अंदर मौजूद भी नहीं है, ना यूसुफ रजा गिलानी को अपील का हक था, ना मियां नवाज शरीफ को अपील का हक था। एक ही कोर्ट ने फैसला किया और बाइंडिंग हो गया। यूसुफ रजा गिलानी ने 5 साल नाअहली के गुजारे और 5 साल के बाद सियासत में हिस्सा लिया। मियां नवाज शरीफ कानूनी तरीके से उसका मुकाबला करके सियासत से इस वक्त बाहर है, मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। अच्छा, इमरान खान को तो इतनी सहूलत है इस फैसले के अंदर कि इमरान खान को उस असेंबली से डिस्क्वालीफाई किया गया है जिसमें वो जाते ही नहीं है, जिससे वो इस्तीफा दे चुके हुए हैं, और फिर भी इन्होंने शोर मचाया। इनके पास तो भी अपील के राइट हैं, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। तो ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? इस असेंबली का मजाक, इसके कवानीन का मजाक, और मैं इलेक्शन कमीशन की खिदमत में अर्ज करूंगा कि इतना मजाक मत बनने दे। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे बदजुबानी करता है, गालम गलोच करता है कायनी ओहदे पे, उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद फिर ये शख्स मजाक बनाता है इंतखाबी अमल को, 8-8 सीटों से अकेला खड़ा हो जाता है।
इसकी होगी पूरी पार्टी में सारे जी हजूरिये होंगे, कोई बंदा ही नहीं इस काबिल कि वो इलेक्शन लड़ सके, सिर्फ इमरान खान है। तो आइए अगर 2023 में जब इलेक्शन हो तो सारी सीटों पे इमरान खान को लड़वाएं, फिर हम देखेंगे कितनी से जीतता है और बैठ जाए। यही हम बताना चाहते हैं कि ये फाशिस्ट माइंडसेट है जो कहता है मैं अकेला हूं, मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसे 8-8 सीटों से इलेक्शन नहीं लड़ने देना चाहिए था। जो शख्स पहले ही मेंबर पार्लियामेंट है, आज तक उसका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था, इसे क्यों लड़ने दिया गया इलेक्शन? ये मजाक था कानून का, इंतखाबी जाब्तों का, और मुल्क के सरमाए को इसने बर्बाद किया इलेक्शन की भट्टी में झोंक के। तो मैं समझता हूं इतना मजाक मत बनाएं। एक तरफ ये सारी जिंदगी तोशा खाना की मिसालें देता रहा, ये खा गए, खुद इसने 20% में ये सारे तोहफे तहफ लिए हैं और बाहर बेचे हैं। कोई इज्जतदार आदमी हो, इज्जतदार खानदान हो, उसे कोई तोहफा दे तो लोग सदियों हिफाजत करते हैं। और ये शख्स, इसने रियासत का मजाक बनाया है, ये इतना इसने नीलाम घर लगा दिया पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से देने वाले तहफ का। और ये किस मुंह से नैब की बात करते हैं? खुद कहते हैं कि 30-30 साल पुराने केस खत्म कर दिए। और भाई कानून पढ़ो, क्या 30-30 साल पुराने केस चलते हैं? बैरिस्टर साहब, ये जो बातें भी आप सारी कर रहे हैं और ये जो एक पॉलिटिकल इख्तिलाफ तो है, मैंने मलही साहब से भी यही सवाल पूछना है। पहले आप कमेंट कर दें कि ये जो मुज़ाकरात की कोई बात चल रही है हुकूमत की भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, अब उसमें भी कंफ्यूजन है। खान साहब खुद ये कहते हैं जी कि मुज़ाकरात तो होते रहते हैं, सियासी जो लोग होते हैं उनके दरमियान। असद उमर साहब कहते हैं ये अफवाह है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा कि हाथ मिलाना तो गवारा नहीं किया 4 साल, अब मुज़ाकरात का कहते हैं, लेकिन हम तैयार हैं। सो हाउ डू यू लुक एट दैट? आप समझते हैं कि मिल के साथ बैठना चाहिए या कहीं बैठा जा रहा है तो उस पर भी बात करें प्लीज। देखिए, मुज़ाकरात करने के लिए पहले मुनाफिकत छोड़नी पड़ती है। वो इकबाल कहता है ना कि दो रंगी छोड़ या करंग हो जा, जरा सरासर मोम या फिर संग हो जा। ये नहीं है कि आपने हाथ में पत्थर भी उठाया है और गिलाओ जराव भी करना चाहते हैं और साथ मुज़ाकरात करने हैं तो इमरान खान सियासतदान का रूप धारे। इमरान खान इधर उधर की फोर्सेस के पीछे अपने सदर के तरले से उन लोगों के साथ मुज़ाकरात ना करें जिन्होंने बारहा ऐलान किया है कि हमारा सियासत में कोई रोल नहीं है। सियासी किरदार अदा करे, सियासतदान बने, सियासतदानों से मुज़ाकरात करे, सियासतदानों के साथ बैठे, सियासी जहन बनाए, सियासी नजरिया रखे, सियासी प्रोग्राम बनाए। इस मुल्क को मुज़ाकरात की जरूरत है, लेकिन होशमंदी के साथ, बदजुबानी के साथ नहीं। मैं कल के फैसले पे एक बात कहता हूं, इमरान को इस फैसले का कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं अभी तक। जब ये तो तब होगा जब नीचे से इसकी करप्ट प्रैक्टिसेस पे फैसला आएगा। लेकिन एक बात जाहिर हो गई कि वो जो बुत बनाया था साकिब निसार ने सादिक और अमीन का, सादिक और अमीन पूरी कायनात में रसूल पाक की जात है, उनके अलावा कोई सादिक और अमीन नहीं। ये कुरान का और रब्बुल आलमीन का फैसला है। लेकिन ये जो लात मनात उज़ा, बदकिरदारी, बदजुबानी, बदतहजीबी का खड़ा किया गया था और इसे नाम निहाद सादिक और अमीन का टाइटल दिया गया था, ये जरूर कल उसके गले से चले मैं मली साहब को मैं शामिल कर लूं। ये मुज़ाकरात वाली बात पे आपने अपना नुक्ता नजर उस पर दिया। मली साहब को मुज़ाकरात हो रहे हैं सर आप लोगों की हुकूमत से या आप अपना रास्ता बनाए? जी सर, इजाजत दीजिएगा। मली साहब, आप लोग कोई मुज़ाकरात के बारे में गौर कर रहे हैं? मुज़ाकरात हो रहे हैं? क्योंकि खान साहब ने आज भी बात करते हुए कहा कि मुज़ाकरात तो होते हैं सियासी, उनके जो लोग होते हैं उनके दरमियान, तो कोई मसला नहीं है। देखिए, मजाकरात में आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं भाई को जवाब देना चाहूंगा कि तोशा खाना गिफ्ट से पाकिस्तान की जो वकार मजरू हो गया है। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, पाकिस्तान का वकार तब मजरू हुआ था जब अमेरिकन को आप कह रहे थे कि आप पाकिस्तान पे ड्रोन्स फेंके, हम शोर करेंगे, लेकिन आप उसको दिल में नहीं कीजिएगा, हम उसका कोई नोटिस ऐसा सच नहीं कर रहे होंगे। ये तब नहीं वकार मजरू हो रहा था जब पाकिस्तान के बेटों को ये उठा उठा के बेच रहे थे। ये इनका वकार तब काम मर जाता है जब इन पे बीबीसी इनकी चोरी पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है, जब नेटफ्लिक्स इन पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है, जब मुख्तलिफ दुनिया के इदारे इनकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं कि ये चोर हैं और इनकी मिसालें देते हैं, तब वकार मजरू नहीं होता है।
वकार तब मजरू होता है जब एक सादिक अमीन पे उसको ये इलेक्शंस में उसको वो पब्लिक में आउट करने में नाकाम हो जाते हैं, तो वो एक टेक्निकल ग्राउंड्स इस्तेमाल करके उनको आउट करके और वकार को बहाल कर रहे हैं। ये इनका वकार तब मजरू नहीं होता है जब ये एमएनए को नंगा करके मारते हैं। नहीं सर, उन्होंने तो एक बड़ी बुनियादी सी इखलाकी बात के ऊपर ये नुक्ता उठाया है कि एक दोस्त मुल्क ने जिस जगह से वो तोहफा खरीदा उसी दुकान पे जाके वापस बेच दिया गया। ये बड़ी एक टेक्निकल छोटी सी इखलाकियात की बात है। ओ जी तो मैं कौन सा गैर इखलाक की बात कर रहा हूँ इसमें? अच्छा, इसमें इखलाकियात आपको भी नजर नहीं आ रहा? कोई आंसर नजर नहीं आ रहा कि इन्होंने चोरी करके घर बनाए हुए जिसका जवाब सर आप देखिए ना, आप एज अ पॉलिटिशियन एप्पल्स और ऑरेंजेस को जरूर कंपेयर कीजिए सर। एज एन अनबायस्ड जर्नलिस्ट मेरा ये काम नहीं है, मैं कोई और बात कर रही हूँ। आप सबको मौका दीजिए साहब, इनको शर्म आना चाहिए। ये दुबई में ममालक में ये अकामा देखिए, कानून साबित करे, जुबान से नहीं साबित होगा। नौकरियां इनको नहीं समझ में आया कि ये वकार मजरू हो रहा है। ये दुबई के नौकर थे, ये कोई कतर का नौकर था। ये सारे नून लीग के वज़रा, पीपुल्स पार्टी के वज़रा अकामा कहां से लिए हुए थे? अकामा क्या था? तो सर अभी आपकी अपनी जमात के लीडर की एक डिस्क्वालिफिकेशन हुई है जिसको आप नहीं मान रहे, उसके बावजूद भी आप इन चीजों को कोट कर रहे हैं सर। अब तो मान जाइए, अब तो कह दीजिए कि जो पहले जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। ये डिस्क्वालिफिकेशन, ये टेक्निकल लोग बैठे हैं, लीगल लोग बैठे हैं, ये कह रहे हैं ये गलत ग्राउंड्स पे हुई। पाकिस्तान का मीडिया पूरा आप लगा ले, आप पूरे पॉलिटिशियंस लगा ले, आप पूरे न्यूट्रल्स लगा ले, आप इमरान खान को का जो दागदार उसके कैरेक्टर को नहीं कर सकते, क्योंकि वो सादिक अमीन था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था और वो है। ये सारी एक साजिश है। ये जो बंद कमरों में साजिश होती है वो वक्त अब चला गया है। अब आप मज़ाकरात की बात कर रही थी, तो इस हुकूमत से कोई मज़ाकरात नहीं है। हमारा जो पहले दिन पोजीशन थी वो वही है। अगर वो फ्रेश इलेक्शंस अनाउंस करते हैं और इलेक्शंस के लिए राजी होते हैं तो हम इनसे बात करने के लिए तैयार हैं और हम बात सुनने के लिए तैयार हैं। अगर ये नहीं करते तो हम एहतजाज का हक हमें आइन देता है। जिस आइन के मुहाफिज ये बने हुए ना झूठ मूठ के, वो आइन हमें वो हक देता है कि हम एहतजाज करें। और आज खान साहब ने कहा है चले हम एहतजाज करें और आइन और कानून। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मुझे एक वन लाइनर कमेंट जदून साहब से लेना है, क्योंकि एक डिस्कशन यहाँ पे अभी हुई और बात की मुसलसल हो रही है कि 7 सीटों पे इंतखाब कैसे लड़े, किस तरह लड़ने दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी बाद में आई थिंक हाइंडसाइट वो उसके अंदर एक वो कमेंट दिया कि एक सिटिंग एमएनए वैसे भी कैसे एमएनए की सीट कंटेस्ट कर सकता है। अभी कोई लॉ कर रहे हैं कि एक बंदा जो सिर्फ 2 मतलब सीटों पे इलेक्शन लड़ सके, उसकी वजह ये पब्लिक सेक्टर का पैसा होता है। अभी इमरान खान को सीटें छोड़नी पड़ेंगी। अब दोबारा किस तरह बाय इलेक्शन होगा? नहीं, लेकिन एक सिटिंग एमएनए दोबारा उसी असेंबली के लिए दोबारा टेस्ट कर रहे हैं, इस बात के ऊपर नहीं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में पाबंदी नहीं है। उसमें कि अगर उसने 2-3 सीटें ले ली हैं तो एक पे हलफ लेगा, बाकी छोड़ दे। अभी वो दूसरी सीटें रिटेन तो नहीं कर, रिटेन एक ही कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अगेन टैक्स पेयर मनी इतनी बड़ी एक्टिविटी आप कानून जरूरी नहीं होता जी बैरिस्टर साहब कि हर चीज को कानून को लिखा जाए। कई दफा जब आप मेंबर पार्लियामेंट हैं तो फिर आप नया इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं? ये खुद इंटरप्रेट करना चाहिए इदारों को, कोर्ट्स को। हर वक्त असेंबली हर चीज को आप ब्लैक एंड व्हाइट में लिख नहीं सकते, हर चीज नहीं लिखी जा सकती कानून के अंदर। बिल्कुल ठीक है सर, वक्त हो गया, वरना मैं आपसे ये सवाल वैसे जरूर करती कि आप लोगों को एज पॉलिटिकल पार्टीज इस इशू को उठाना चाहिए था, चैलेंज करना चाहिए था, उसको उस वक्त चैलेंज नहीं किया गया। वक्त हो गया। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर आमिर हसन साहब, लालचंद मालही साहब, जहांगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद रहे, उनके भी शुक्रगुजार है। लेकिन ये बार बार करप्शन पर बात करने वाले इमरान खान साहब, एहतसाब पर बात करने वाले इमरान खान साहब, आयरनी ये है कि इस मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सियासी लीडर हैं जो कि करप्शन पर ही डिस्क्वालीफाई हुए। इससे पहले कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन की बुनियाद करप्शन नहीं थी। नुक्ता इतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।